अब नेक्स्ट जो रिलेवेंट कॉन्सेप्ट है इंटरमीडिएट पे वो कंप्यूटेशन है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या सीखना है कि कंप्यूटेशन, जब मैं कंप्यूटेशन बोलता हूं तो कंप्यूटेशन एग्जैक्टली किस चीज का करना है सर, तो आपको टैक्स का कंप्यूटेशन करना है। टैक्स इज द फंक्शन ऑफ टू थिंग, टैक्स बेस और टैक्स रेट, टैक्स बेस इनटू टैक्स रेट। टैक्स रेट जो होते हैं वो एनुअल फाइनेंस एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट में लिखे होते हैं, तो आपको रेट्स तो रटने ही है क्योंकि रेट्स एग्जाम में नहीं आते। और टैक्स बेस जो होता है उसका इंफॉर्मेशन एग्जाम में दिया जाएगा, लेकिन आपको इनकम कंप्यूट करना पड़ेगा विच इज नोन एज टोटल इनकम। आपको टोटल इनकम निकाल के उसके ऊपर टैक्स के रेट अप्लाई करने होते हैं, तभी जाके आपको इनकम टैक्स का फिगर मिलता है। डिफिकल्ट ये नहीं है कि रेट याद रखना, वो तो हम लोग रख ही लेंगे, पहले दूसरे चैप्टर में आपको रेट्स ही याद कराने, वही मेजर यहाँ पे कंटेंट है चैप्टर नंबर 1 का। जो डिफिकल्ट टास्क होता है वो होता है कि टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, और टोटल इनकम निकालने के लिए आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोसेस ऑफ टोटल इनकम थ्रू सेक्शंस। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पहले करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक टोटल इनकम नहीं आएगा तब तक आप टैक्स रेट अप्लाई करके उसके ऊपर टैक्स नहीं निकाल सकते। अब टोटल इनकम निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ता है क्वेश्चन में लीगल स्टेटस क्या है। लीगल स्टेटस का मतलब क्या है कि वेदर कंपनी का क्वेश्चन आया हुआ है, पार्टनरशिप फर्म का आया है, इंडिविजुअल का है, एग्जैक्टली क्वेश्चन किस एसएससी का आया है, तो उसको लीगल स्टेटस बोलते हैं। लीगल स्टेटस के ऊपर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस फिक्स होता है। सर इंडिया में 2 टाइप के रेसिडेंट होते हैं, आपको पता ही है, इंडिया में 2 टाइप के रेसिडेंट होते हैं, एक होता है रेसिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट। और रेसिडेंट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 थिंग, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर ये पता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं अगर रफली आपको लॉ बताऊं, मोटा मोटा लॉ बताऊं स्कोप ऑफ टोटल इनकम चैप्टर होने के पहले, तो रेसिडेंट जो होता है ना वो ग्लोबल इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स भरता है, और जो नॉन रेसिडेंट जो होता है ना वो खाली इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स भरता है। तो ये बड़ा बड़ा फिगर तो आप याद रखो कि रेसिडेंट इज लायबल टू पे टैक्स ऑन ग्लोबल इनकम। दैट मींस अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो तो आपको इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स भरना ही है, आप फॉरेन में जो कमाओगे उसके ऊपर भी आपको इंडिया में टैक्स भरना है, क्योंकि आपका ग्लोबल इनकम इंडिया में असेसेबल होगा। जो नॉन रेसिडेंट है, जैसे अभी आपका आईपीएल का मैच वगैरह होता है, तो एबी डिविलियर्स फॉरेन क्रिकेटर है और वो इंडिया में खाली आईपीएल के लिए कुछ 60 डेज के लिए आए, उन्होंने क्रिकेट खेला और 2-4 करोड़ 10-15 करोड़ कमा के चले गए। अब 10-15 करोड़ के ऊपर बिना टैक्स दिए अगर चले जाएंगे तो हमको बहुत बुरा लगेगा, तो हम उनको बोलेंगे कि आपने जो इंडिया में कमाया हुआ है कम से कम उसके ऊपर भैया टैक्स भर दीजिए। आपका बाहर का इनकम भले इंडिया में टैक्स ना हो, लेकिन जो इंडिया में कमाए वो पक्का टैक्स होगा। सर विराट कोहली बाहर जाके भी कमाता है, उसका क्या करेंगे? विराट कोहली अपना इंसान है तो उसको बोलेंगे भैया तेरा इंडिया का भी टैक्सेबल होगा और फॉरेन का भी इंडिया में टैक्सेबल होना है, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से आपका टैक्सेबिलिटी चेंज होता है। तो यहां से यहां तक ना पहले जो टॉप सेक्शन है हमारे, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 13 तक, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहां से यहां तक यहाँ पे मोटा मोटी कंटेंट कवर होता है। सेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वहां 11 12 13 वहां तक ये चीजें कवर होती है कि एग्जैक्टली आपके ऊपर टैक्स लगने वाला है या नहीं लगने वाला, ये बातें यहां पे करते हैं हम लोग। सर एक बार हमें पता चल गया कि टैक्स लगने वाला है और आप मेरे कंसल्टेंट हो, आप समझो ना, आप मेरे टैक्स कंसल्टेंट हो, मैं आपका क्लाइंट हूं और मैं आपको आके बता रहा हूं कि मैंने 35 लाख का इनकम कमाया हुआ है, कंप्यूट करो टैक्स। अब आप मुझको सवाल नहीं पूछोगे कहां से कमाया, मैंने बोला कमा लिया जी, रेंट कमाया, सैलरी कमाई, बिजनेस करके कमाया, प्रॉपर्टी बेच के कमाया, शेयर ट्रेडिंग करके कमाया, कुछ रास्ते पे मिला हुआ था वो भी इसके अंदर डाल दिया, ठीक है ना। तो आप मुझे पूछोगे एग्जैक्टली कैसे कमाया वो बताओ, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स में कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म अलग अलग हेड के अलग अलग है। और कितने हेड है हमारे इनकम टैक्स में? 5 हेड है। 5 हेड का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, और जिसका कोई नहीं है उसका आईएफओएस होता है। तो सैलरी इनकम यहाँ टैक्स होता है, रेंटल इनकम जो प्रॉपर्टी का होता है वो यहाँ पे टैक्स होता है। बिजनेस एंड प्रोफेशन बहुत बड़ा हेड है क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे ही आपके क्लाइंट्स होते हैं। कैपिटल गेन मतलब कोई प्रॉपर्टी शेयर्स वगैरह का अगर आपने डीलिंग किया है तो यहाँ पे टैक्स होगा। और इंटरेस्ट, डिविडेंड, गिफ्ट वगैरह जैसे कुछ आइटम्स होते हैं वो आईएफओएस में टैक्स होते हैं। तो सिस्टमैटिक कैलकुलेशंस के लिए आपको इनकम को क्लासिफाई करना होता है इनटू 5 हेड्स, और ये लिखा है सेक्शन 14 में कि आपको हेड्स ऑफ इनकम में क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो जो पहला हेड है आपका वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी की जो रेंज ऑफ सेक्शन चलती है वो 15 से लेकर 17 तक चलती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की रेंज ऑफ सीरीज जो चलती है वो चलती है 22 से लेकर 27 तक। आप बोलोगे सर ये बीच में के सेक्शन किधर चले गए? वो भगवान ने खा लिए, वो है नहीं।
जो सेक्शन डिलीट हो गए वो मैं नहीं बता सकता आपको। वो पहले इंटरेस्ट इनकम के लिए अलग से हेड हुआ करता था, तभी एक ज़माने में हुआ करते थे, अभी वो सेक्शन है नहीं। पीजीबीपी जो चालू होगा वो सेक्शन 28 पे चालू होता है और ये 44 डीबी पे खत्म होता है, दिस इज पीजीबीपी। कैपिटल गेन जो होता है 45 पे चालू होता है और 55 ए पे खत्म होता है, और आईएफओएस जो है वो 56 पे स्टार्ट होकर 59 पे खत्म होता है। तो आप समझो कि ऐसा यहाँ पे हेड्स का अरेंजमेंट क्या है, कुछ ज़्यादा ही सेक्शंस यहाँ पे कवर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका मेजर कंटेंट जो होता है वो हेड्स पढ़ने में हमारा ज़्यादा टाइम चला जाता है, क्योंकि हर एक हेड में हमको इनकम निकालना होता है। अब जब मैं बोलता हूँ हर एक हेड में आपको इनकम निकालना होता है, तो किसी भी हेड में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। किसी भी हेड में आपको उस हेड का लेवी पढ़ना होता है, लेवी को हम चार्ज भी बोलते हैं, कि एग्जैक्टली उसमें क्या टैक्सेबल होने वाला है। एक बार आपको लेवी पता चल गया तो आपको उस हेड का कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म पता चलना है कि सर यहाँ पे कंप्यूट कैसे होगा, टैक्स कंप्यूटेशन कैसा होगा, यहाँ पे क्या है, क्या कौन सा फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे, वो आपको वहाँ पे पढ़ना होता है। और जब आप फॉर्मेट फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा कि जो भी आप इनकम कमाते हो, इनकम के सामने डिडक्शंस भी दिए होते हैं। आप समझो कि इनकम टैक्स यूजुअली ग्रॉस इनकम के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लेता, इनकम टैक्स हमेशा नेट इनकम के ऊपर टैक्स लेता है, और नेट इनकम निकालने के लिए आपको उस हेड में डिडक्शंस देने पड़ते हैं। अगर आप डिडक्शंस नहीं दोगे तो दैट विल बी अनफेयर ट्रीटमेंट टू दी असेसी, इसलिए आपको डिडक्शन दिया जाता है, हर हेड में डिडक्शंस होते हैं। अब लेवी पढ़ लिया, कंप्यूटेशन पढ़ लिया, डिडक्शन पढ़ लिया, और कुछ कुछ आपको उस हेड्स के स्पेसिफिक एग्जम्पशंस पढ़ने पड़ते हैं। एग्जम्पशंस पढ़ लो आप तो आपका वो हेड कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या लिखा हुआ है सर, कि कंप्यूट द इनकम अंडर ईच हेड अप्लाइंग द चार्जिंग सेक्शन, डीमिंग प्रोविजंस, प्रोवाइडिंग परमिजेबल डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस देयर अंडर। तो आपको ये सब आपको हर हेड में पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहां तक तो मेरा खुद का इनकम असेस हो गया। अब मुझे बताओ, आपने कभी ना कभी तो ऐसा सुना होगा कि कोई एक दुकान वाले हैं, सेठ जी है, और इन्होंने अपने वाइफ के नाम पे भी इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं। मतलब ये खुद के नाम पे भी रिटर्न भरते हैं, अपने वाइफ के नाम पे भी भरते हैं, और बेटा अगर घर में होगा, बेटा या बेटी, तो उसके नाम का भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि इंडिया में 2.5 लाख तक का इनकम एग्जेम्प्ट होता है। तो सेठ जी क्या करते, खुद का इनकम खुद के यहाँ पे दिखा देंगे, तो इनका इनकम 10-12 लाख का है, तो इनको अच्छा खासा टैक्स भरना पड़ेगा। ही वॉन्ट्स टू डिवाइड इनकम बिटवीन हिम एंड हिज वाइफ एंड मे बी हिज किड्स, ठीक है ना। तो ये आपको नहीं लग रहा कि एक टैक्स अवॉइड करने का एक सोफिस्टिकेटेड तरीका है जो बहुत सारे लोग करते हैं अपने वाइफ के नाम पे इनकम ट्रांसफर करके। और अगर आप लोगों को ये चीज़ पता है, जबकि आपने अच्छे से इनकम टैक्स पढ़ा भी नहीं है, तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स वालों को भी तो पता होगा कि लोग ये करते हैं। तो जिस दिन पकड़े जाएंगे ये लोग, अभी पकड़े जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो क्वेश्चनेबल होता है, लेकिन मान लो कि पकड़े गए, क्योंकि अभी का पोर्टल जो है बहुत स्ट्रांग है। अगर इनको गवर्नमेंट ने पकड़ लिया तो इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा शी इज हाउसवाइफ, और ये बेटा तो अभी स्कूल में जाता है, मतलब ये लोग बिजनेस तो नहीं कर सकते। तो इसका जो इनकम होता है, ये इनकम जो सेठ जी होते हैं या जो मेन असेसी होते हैं, उनके हाथ में इसको असेस किया जाएगा। इसको बोला जाता है क्लबिंग ऑफ इनकम। अब ये नॉर्मल प्रोविजन है क्या? जी नहीं, ये नॉर्मल प्रोविजन नहीं है सर, ये एंटी इवेजन प्रोविजन है। आप लोग अवॉइड करने का ट्राई करो, गवर्नमेंट एंटी इवेजन लगा देगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम। और क्लबिंग ऑफ इनकम जो चलता है वो 60 पे चालू होता है और 65 पे एंड होता है। तो 60 to 65 ये जो रेंज है वो क्लबिंग ऑफ इनकम पे चलती है। मतलब किसी और का इनकम आपके हाथ में असेस होगा। किसी और का मतलब किसी रैंडम और का आपके हाथ में नहीं होता। पहले आपने चोरी की होती है, वही चोरी गवर्नमेंट रेक्टिफाई करने के लिए आपके हाथ में इनकम जोड़ देता है। अब जब लाइफ जो होती है ना, लाइफ स्ट्रेट नहीं होती, लाइफ इज ऑलवेज मेड विद अप्स एंड डाउन्स, डार्क्स एंड ब्राइटनेस, ठीक है ना। हर अंधेरे के बाद कल सवेरा होता है, कल सवेरे के बाद फिर कल अंधेरा होता है। तो वैसे ही बिजनेस में भी होता है। आप कभी भी बिजनेस चालू करोगे तो जरूरी नहीं कि आपको ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होते रहेगा। कभी कभी तो आपको लॉसेस को भी फेस करना पड़ता है। गवर्नमेंट बोलता है आपके लॉसेस को हम इग्नोर करने नहीं देंगे, लॉसेस अच्छे होते हैं, आपको लॉसेस का फ्यूचर में सेट ऑफ मिलेगा। अगर आपका B1 है और B2 है, B1 में आपने 20 लाख का लॉस किया है और B2 में अगर आपने 35 लाख का प्रॉफिट किया है, गवर्नमेंट बोलता है पहला इसको सेट ऑफ करो और खाली 15 लाख के ऊपर ही टैक्स भरो। और आप बोलते हो नहीं सर मेरा तो B2 है ही नहीं, मेरा तो खाली B1 ही है और उधर ही मैंने 20 लाख रुपए का लॉस किया हुआ है, तो मैं क्या करूं? तो इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करो। आप 8 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। 8 साल में जब भी आपको प्रॉफिट होगा तभी आप इसका सेट ऑफ ले लेना। बोलने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट आपके लॉसेस को इग्नोर नहीं करता, आपको लॉसेस का रिलीफ दिया जाता है। ये बेनिफिशियल चैप्टर है और ये चैप्टर जो है वो 72 सेक्शन 80 के इन सीरीज में डिवाइड हुआ है। सेक्शन 70 पे चालू होगा, सेक्शन 80 पे इसको एंड करना पड़ेगा।
और इतने सारे इफेक्ट देने के बाद, इतने सारे इफेक्ट देने के बाद मतलब सर, इतने सारे इफेक्ट देने के बाद मतलब सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, आईएफओएस, क्लबिंग, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, मतलब वो ब्लैक मनी का कुछ सेक्शन होता है, ठीक है ना। सेट ऑफ का लॉसेस देने के बाद जो इनकम आएगा उस इनकम का नाम होता है जीटीआई। इस इनकम का नाम क्या होता है? जीटीआई। इसका नाम होता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम जो होता है वो आपने कमाया हुआ पैसा होता है उस साल का। अब जब आप पैसा कमाते हो तो गवर्नमेंट बोलता है कि भैया कमाते ही उड़ाना मत चालू करो, आपने पैसा कमाया है तो उसको सेव करना चालू करो। गवर्नमेंट सेविंग्स को इनकरेज करता है, गवर्नमेंट आपके हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकरेज करता है। गवर्नमेंट बोलता है आपकी किड्स के एजुकेशन के लिए आप पैसा खर्चा करो। गवर्नमेंट बोलता है गाड़ी लेना है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल लो। गवर्नमेंट बोलता है घर लेना है तो जल्दी से लो, पैसे नहीं होंगे तभी भी लो, बैंक का लोन लेके ले लो। गवर्नमेंट बोलता है कभी ना कभी तो यार डोनेशन भी करने पड़ते हैं, कभी समाज का भला भी करना होता है। तो 80C से लेके 80U तक बहुत बड़ी सीरीज चलती है सेक्शंस की, जो ऐसी होती है 80C, CCC, 80CC D, 80CC E, फिर एक होता है 80D, 80DD, 80DD A, 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB, फिर होता है 80IA, 80IB, 80IC, 80ID, 80IE, 80IAB, 80IBA, ऐसा बहुत बड़ा सीरीज चलता है। 80G, 80GG, 80GGA, 80GG, 80GGB, 80GGC, फिर आएगा आपका 80TTA, 80TTB, 80JJB, JJAA आपके सिलेबस में जो है 80JJAA, 80QQB, 80RRB, 80U, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं। अब इतने सारे सेक्शंस में बार बार अगर रेफर करते रहूँगा तो मैं पागल हो जाऊँगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि यार बार बार इतने सारे रेफर करने से अच्छा इनको बोलो चैप्टर के नाम से रेफर करो। मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि इनकम टैक्स एक्ट डिवाइडेड इनटू चैप्टर, चैप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू सेक्शन, सेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू सबसेक्शन, सबसेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू क्लॉजेस, क्लॉजेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब क्लॉजेस। तो जहां पे सेक्शन रेफर करना पॉसिबल नहीं होता आसानी से, हम बोलते हैं कम से कम चैप्टर्स को रेफर करो। और मेरी मानो तो पूरे इनकम टैक्स में हम चैप्टर 6 से ही एक ऐसा चैप्टर होता है जिसको हम बार बार रेफर करते हैं, बाकी पूरा इनकम टैक्स हम सेक्शंस के थ्रू रेफर करते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको गवर्नमेंट कुछ एनकरेजमेंट करने के लिए डिडक्शन देता है। उन डिडक्शंस का नाम होता है डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको हम प्यार से बोलते हैं चैप्टर 6 से डिडक्शन। चैप्टर 6 से ऐसा कभी भी मत लिखना, ये इंग्लिश होता है। एक्ट का जो भी हेडिंग दिया जाता है तो रोमन नंबर्स में ही दिया जाता है, तो इट इज रोमन नंबर चैप्टर 6 से। तो जीटीआई में से चैप्टर 6 से का अगर आप डिडक्शंस माइनस कर देते हो तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो टोटल इनकम होता है। टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स ROT, तो आपको क्या मिल जाएगा? टैक्स का फिगर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में कल हम क्या करेंगे? हाउ टू कंप्यूट टैक्स, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और डिटेल बातें हैं। जनरल बातें जितनी थी वो मैंने कर ली। आई वॉन्ट यू पीपल टू कैरी अ नोटबुक, ठीक है ना। जहां जहां पे आप पॉज करके अपना चार्ट बना सकते हो वहां पे चार्ट बना लो। जहां जहां पे आप मॉड्यूल लेकर आ सकते हो वहां पे आप मॉड्यूल लेकर बैठो। और जहां जहां पे कैलकुलेशंस आप कर सकते हो मेरे साथ नोटबुक पे कैलसी लेके, तो आप कैलकुलेशंस भी कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाली लेक्चर सुनने से आप पास नहीं होने वाले हो। थैंक यू फॉर द डे।